हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माई सेल्फ के। आज की जो क्लास है उसके अंदर जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। देखो, वैसे तो रोड्स को बहुत तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है जिसका बेस अलग अलग हो। जैसे आपने कच्चे रोड्स देखे होंगे गाँव के अंतर्गत, ठीक है, ये रूरल एरियाज़ के अंदर मिले कच्चे रोड्स होते हैं, उनको अपन क्या कह देते हैं, अनसरफेस्ड, ठीक है। या फिर ऐसे रोड हैं जिसके ऊपर एक सरफेस होती है, अच्छी खासी सरफेस होती है, चाहे वो बिटुमेन की लेयर हो चाहे अपनी क्या हो, कंक्रीट की लेयर हो। तो अकॉर्डिंग टू यदि मैं सरफेस बात करूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू यदि मैं सरफेस बात करूं, अकॉर्डिंग टू सरफेस, तो सरफेस के अकॉर्डिंग दो तरह का क्लासिफिकेशन हो जाएगा। एक तो अपना क्या हो जाएगा भाई, सरफेस्ड रोड, सरफेस्ड रोड, और एक हो जाएगा अपना क्या, अनसरफेस्ड रोड, अनसरफेस्ड रोड। अब सरफेस्ड का और अनसरफेस्ड का मतलब क्या हो गया, सरफेस मतलब क्या होता है, ऊपरी सतह, ठीक है। सरफेस का मतलब क्या होता है, ऊपरी सतह। यदि किसी रोड के ऊपर अपन ने क्या की, सरफेस प्रोवाइड की हुई है, चाहे वो बिटुमिनस की हो चाहे किसकी हो भाई, चाहे तो कोल तार की डामर की हो या फिर क्या हो, सीमेंट कंक्रीट की सरफेस हो, तो ए रोड आ रही है, ए रोड विद सरफेस ऑफ, किसकी सरफेस होगी भाई, ये आइदर बिटुमिनस, आइदर या तो बिटुमिन की होगी या फिर किसकी होगी, सीमेंट कंक्रीट की होगी, आइदर बिटुमिनस और सीमेंट कंक्रीटिंग। यदि इस तरह की सरफेस इसके ऊपर है तो ये तो मेरा क्या कहलाएगा भाई, सरफेस रोड कहलाएगा, ठीक है। वहीं सरफेस नहीं है, इफ़ नो सरफेस प्रोवाइडेड, सेकंड आ जाएगा अपना, इफ़ नो सरफेस प्रोवाइडेड, यदि कोई भी सरफेस प्रोवाइड नहीं करेगी तो मेरा क्या कहलाएगा, अनसरफेस्ड रोड कहलाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो सबसे बेसिक क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स की जब मैं बात करता हूँ तो बेसिकली अपन क्या करते हैं, आपने सबसे जो देखे होंगे, इसके मैं नाम लिख देता हूँ, फिर इसको अपन वन बाई वन डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला अपना हो गया एक्सप्रेस वे, क्या हो गया भाई, एक्सप्रेस वे, ठीक है। सेकंड हो जाएगा अपना क्या, नेशनल हाईवे, जितने भी अपने क्या है नेशनल हाईवे, NH, नेशनल हाईवे, जिनको अपन क्या कह देते हैं, NH। फिर नेक्स्ट अपना आएगा स्टेट हाईवेज, क्या आएगा भाई, स्टेट हाईवेज। नेक्स्ट अपन बात कर देंगे, फोर्थ वन इज मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अपन कह सकते हैं जो डिस्ट्रिक्टों के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक तो होगा अपना मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और एक अपना आ जाएगा फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर का मतलब बड़े बड़े, ठीक है, और अदर का मतलब जो छोटे रोड होते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। इसको तो अपन कह देते हैं, मेजर को तो MDR और इसको कह देंगे ODR, और सबसे लास्ट में जो आएगा वो अपना आ जाएगा विलेज रोड, क्या आ जाएगा भाई, विलेज रोड, ठीक है। ये बेसिकली इनकी कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई एक्सप्रेसवे का काम क्या है, नेशनल हाईवे का काम क्या है, ठीक है, मिनिमम क्या क्या फैसिलिटीज़ उनके ऊपर पर्टिकुलरली होनी चाहिए, उनके ऊपर डिपेंडेंसी इसकी होती है, ठीक। तो अब अपन बात करते हैं फर्स्ट की, एक्सप्रेसवे, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा बन रहे हैं इंडिया के अंतर्गत, ठीक है, एक्सप्रेसवे। और देखो वैसे तो नाम से ही दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, एक्सप्रेसवे, ठीक है, नाम से यानी कि एक्सप्रेस, यानी कि यहाँ पे स्पीड क्या रहेगी, स्पीड एक बहुत अच्छा क्राइटेरिया रहेगा, ठीक है। तो यानी कि ऐसे व्हीकल जिसके अंतर्गत 120 130 तो किलोमीटर पर हावर स्पीड तो क्या हो,
नॉर्मल हो, ठीक है, तो वो जो रोड होते हैं वो अपने क्या कहलाते हैं भाई, एक्सप्रेसवे कहलाते हैं। तो अब एक बात बताओ, यदि आपको 120 या 130 की स्पीड से गाड़ी चलानी है तो उस हाईवे की कैटेगरी भी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा सुपीरियर टाइप की होगी भाई। ऐसा तो नहीं ना उसके अंदर बम्प मिल जाएंगे, है ना, नहीं होंगे। उसकी यानी कि डिज़ाइन क्या होगी, बहुत हाई स्पीड के लिए इस ट्रैफिक को बनाया जाता है। और कहाँ बनाया जाएगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक वॉल्यूम हो। जैसे कोई पर्टिकुलर, जैसे अपने रोड है, दिल्ली से मुंबई रोड है, ठीक है, या फिर अपन आगरा से बात कर लेते हैं, या फिर हम पटना से बात कर लेते हैं, तो जहाँ पे फ्रीक्वेंटली लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं, यानी भाई ये रोड तो बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाता है, उसको हम कहते हैं हाई ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो ऐसी जगह पे, और जहाँ बहुत ज़्यादा सेफ्टी रिक्वायरमेंट हो, तो अब जो भी हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे वहाँ होगा तो उसके बीच में आपको क्या मिलेंगे, इंटरसेक्शन पे कोई भी क्रॉसिंग नहीं मिलेगी, है ना। क्या नहीं मिलेगी भाई, क्रॉसिंग नहीं मिलेगी। सीधे क्या करेंगे, उसको एलिवेटेड बना देते हैं, यानी कि एक हाइट के ऊपर बना देते हैं। तो जो भी इंटरसेक्शन रहेंगे तो उसको क्या किया जाता है, ग्रेड सेपरेशन के थ्रू किया जाता है। नीचे का व्हीकल अलग और ऊपर का व्हीकल अलग से ऊपर से निकलता चला जाता है, ठीक है। फिर इन एक्सप्रेस वे के अंतर्गत बीच बीच के अंदर पार्किंग, लोडिंग, अनलोडिंग के भी क्या होते हैं, फैसिलिटीज़ ऊपर ही प्रोवाइड कर दी जाती है एक्सप्रेस वे के अंदर। बीच के अंदर छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो खोल दिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के बाद में होंगे, ठीक है। कहीं से भी अपन को सामान को उतारना है, चढ़ाना है, तो वहाँ पे वो भी फैसिलिटी इसके ऊपर मिल जाएगी। और जो भी अपना जो पैदल यात्री हैं, यानी कि पेडेस्ट्रियन हैं, उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता है एक्सप्रेस वे के ऊपर। और इसको ऊपर इस तरह से बनाया जाता है कि जो बाहर जो एनिमल्स वगैरह भी घूम रहे हैं वो भी इसके ऊपर डायरेक्टली नहीं आ पाएँ, क्योंकि एक तो व्हीकल की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। तो इस तरह के जो ये सुपीरियर जो रोड बनाए जाते हैं उनको हम क्या कह देते हैं भाई, एक्सप्रेस वे कह देते हैं, ठीक है। तो यदि आप इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, दे आर अच्छा मैं लिखूँ, दे आर सुपीरियर टाइप ऑफ हाईवे, दे आर सुपीरियर टाइप ऑफ हाईवे, दे आर सुपीरियर टाइप ऑफ हाईवे। एक तो ये सुपीरियर टाइप के हाईवे होते हैं, एंड डिजाइंड फॉर हाई स्पीड्स, और इनको हाई स्पीड्स के लिए डिज़ाइन किया जाता है। 120 किलोमीटर पर आवर इज़ कॉमन, ये तो कॉमन स्पीड है इसके लिए, इट्स कॉमन। इससे ऊपर की स्पीड के डिज़ाइन स्पीड के लिए इनको डिज़ाइन किया जाता है। और हाई ट्रैफिक एंड हाई वॉल्यूम, हाई ट्रैफिक वॉल्यूम एंड सेफ्टी, इन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। एक तो इसके ऊपर ट्रैफिक क्या रहेगा, हाई रहेगा, उसकी साथ साथ में सेफ्टी को भी ध्यान में रखा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी कोई ग्रेड सेपरेशन होगा तो वो कहाँ पे हो, जब भी इंटरसेक्शन कहीं पे भी आ जाएगा तो अपन उसको रोड के ऊपर नहीं कराएंगे, उसका ग्रेड सेपरेशन करा देंगे, यानी कि हाईवे ऊपर से निकल जाएगा और व्हीकल नीचे से क्रॉस करके चले जाएंगे, ठीक है। तो दे आर जनरली ग्रेड सेपरेटेड, ठीक है। दे आर जनरली ग्रेड सेपरेट, दे आर जनरली प्रोवाइडेड विद ग्रेड सेपरेशन एट इंटरसेक्शंस, जहाँ भी कोई भी रोड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी कि क्रॉस कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कर देते हैं, ग्रेड सेपरेट अपन कर देते हैं। एक को ऊपर ले जाएंगे, एक को नीचे ले जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात। जितने भी पार्किंग वगैरह, लोडिंग अनलोडिंग की जो फैसिलिटीज है वो वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे अपन, ठीक है। पार्किंग, लोडिंग, अनलोडिंग ऑफ गुड्स एंड पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक इज नॉट अलाउड ऑन द एक्सप्रेस वे। या तो अलग से जोन बना दिए जाएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं भी हाईवे के ऊपर आप लोडिंग अनलोडिंग करने लग गए, ठीक है, या फिर पैदल यात्री इसके ऊपर अलाउ हुए, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। तो पार्किंग, लोडिंग, अनलोडिंग, लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स एंड पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल यात्री, ठीक है। पेडेस्ट्रियन मतलब क्या होता है, पैदल यात्री। पेडेस्ट्रियन इज नॉट अलाउड एट एक्सप्रेसवेज,
ये काम भी यहाँ पे अलाउ नहीं होते हैं। और बीच बीच के अंतर्गत जैसे कि 60 किलोमीटर या इसके ऊपर छोटे छोटे जो हॉस्पिटल हैं वगैरह हैं, इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, तो ये तो अपना क्या हो गया, 2-3 पॉइंट हैं जो एक्सप्रेस वे के अंतर्गत आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं नेशनल हाईवेज़ की। ठीक है जी, अब अपन बात कर रहे थे नेशनल हाईवेज़ की। तो देखो बेसिकली नेशनल हाईवेज़ कहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे भी बहुत सारे मेन रोड्स होते हैं जो कि बड़े बड़े सिटियों को, या फिर अपन कह सकते हैं कोई स्टेट है, जैसे कि मान लिया कि बिहार स्टेट है, ठीक है, पश्चिम बंगाल स्टेट है, इन दोनों की या तो जो बड़े सिटीज़ हैं या फिर कैपिटल्स हैं, जो भी कंट्रीज़ की कैपिटल्स हैं, ठीक है, उनको जो कनेक्ट किया जाता है। दिल्ली मुंबई को कनेक्ट कर दिया अपन ने, ठीक है, पटना से अपन ने कोई दूसरे बड़े सिटी को कनेक्ट कर दिया, ठीक, गया को कनेक्ट कर दिया, पटना को। तो ये बेसिकली क्या होंगे, हाईवेज़ होंगे। ठीक है, चेन्नई से कलकत्ता, दिल्ली से मुंबई, ठीक है, तो ये बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं इनको जो कनेक्ट करने के लिए जो बनाए जाते हैं मेजर सिटीज़ के अंतर्गत, वो अपने क्या होते हैं, नेशनल हाईवे होते हैं। ठीक है, इनकी जो रनिंग जो लेंथ है, थ्रू आउट लेंथ और विड्थ एक पूरे कंट्री के अंतर्गत होता है। ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाई लेंस में होते हैं। ठीक है, और मिनिमम 2 लेन का तो हाईवे होना ही चाहिए, चाहे कोई भी हाईवे हो। 2 लेन मतलब क्या होता है, जिसके अंदर 2 व्हीकल पैरेलली चल सकते हैं। ठीक है, एक साइड में और दूसरी तरफ में भी 2 व्हीकल एक साइड चल, बीच के अंदर क्या प्रोवाइड कर दिया जाए भाई, एक मीडियन प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि दोनों साइड के व्हीकल्स आपस में टकराएं नहीं। ठीक है, तो बीच के अंदर क्या होगा, एक मीडियन प्रोवाइड किया जाएगा और दोनों तरफ को ट्रैफिक को अलाउ कर दिया जाएगा। तो मिनिमम जो लेन है वो कितनी होनी चाहिए भाई, 2 लेन नेशनल हाईवे के अंतर्गत होना चाहिए। कहाँ कनेक्ट की यूज़ किया जाता है, जहाँ पे मेजर सिटीज़ या फिर कैपिटल ऑफ किसी भी कंट्री की जैसे 2 स्टेट हैं, उनकी कैपिटल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये प्रोवाइड किए जाता है। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट सिंपल से लिख लीजिएगा। नेशनल हाईवे आर द मेन रोड्स, नेशनल हाईवेज आर द मेन रोड्स, national highways are the main roads that connect all major cities and capitals of the country। ठीक है, बहुत बड़े रोड्स होते हैं और इनके लगातार थ्रू आउट लेंथ और विड्थ किसी भी कंट्री के अंतर्गत चलते रहते हैं। तो दे आर रन थ्रू आउट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द कंट्री, length and breadth of a country। जैसे अपन बात करते हैं, जैसे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, इस तरह से पूरे कंट्री को क्या करते रहते हैं, ये कवर करते रहते हैं। वहीं यदि मिनिमम की बात करें तो मिनिमम 2 लेन का तो ये होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये मिनिमम 2 लेन, ये मिनिमम 2 lanes road is provided, 2 lanes roads is provided as national highway, provided for national highways। यानी कि मिनिमम जो लेन है वो कितनी होनी चाहिए भाई, 2 लेन तो मिनिमम होना ही चाहिए, याद रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब स्टेट हाईवेज़ की। ठीक है, स्टेट हाईवे क्या रहेंगे भाई, स्टेट हाईवे जिसको बोल देते हैं अपन SH, क्या हो गया भाई, SH।
जब भी अपन स्टेट हाईवे की बात करते हैं तो भाई ये तो पहले वाले मेन रोड हो गए, ये सेकंड मेन रोड हो जाएंगे। इनका काम क्या होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर जो स्टेट है, जैसे कि बिहार स्टेट है तो बिहार स्टेट के दो डिस्ट्रिक्टों को आपस में जो कनेक्ट करेगा, ठीक है, या फिर बिहार के अंदर दो फेमस कंट्री वो हैं सिटीज़, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो बनेगा वो क्या होगा, स्टेट हाईवे होगा। या फिर किसी मतलब स्टेट से दो नेशनल हाईवे जा रहे हैं, ठीक है, तो उन दोनों जो नेशनल हाईवे उनको जो कनेक्ट करने के लिए बनाया जाता है वो मेरा क्या होगा, स्टेट हाईवे होगा। सिंपल है इतना, ठीक है। तो स्टेट हाईवे आर द सेकंड स्टेट हाईवे आर द सेकंड मेन roads और ये किस किस को कनेक्ट करेंगे, दैट कनेक्ट significant part of the state, within it, यानी उसी स्टेट के पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये स्टेट वाइज होगा, कंट्रोल भी इनका क्या होगा, स्टेट्स के अंतर्गत होगा, ठीक है। तो ये अपने क्या होंगे, स्टेट हाईवे, और ये क्या क्या कनेक्ट करेंगे, हाईवे को भी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टेट हाईवे अल्टीमेटली connect to the national highways, connects to the national highway NH, ठीक है। फाइनली फिर क्या करेंगे, ये नेशनल हाईवेज में जाके मिल जाते हैं, ठीक। तो ये अपना हो गया स्टेट हाईवे। फिर अपन बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड कह सकते हैं, हाईवे तो क्या होगा खैर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अब डिस्ट्रिक्ट रोड्स के अंदर भी अपने दो पैरामीटर मान लिए थे, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट रोड्स का मतलब क्या होता है, जो विद इन सिटीज़ किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, भाई पहले अपन ने बात करी एक्सप्रेसवेज, तो वो तो क्या है, बहुत ज़्यादा जो बिजी सिटी हैं या फिर बड़े सिटी हैं उनको कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि दिल्ली NCR को कनेक्ट कर दिया किसी से, मुंबई से कनेक्ट कर दिया, चेन्नई से कर दिया, दिल्ली से, है ना, तो वो वाले हो गए। नेशनल हाईवे के अंदर अपन ने बात करी, तो नेशनल हाईवे क्या कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट कर रहे हैं, उनके कैपिटल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, उनके अंदर कोई जो बड़ी इंडस्ट्री वाला सिटी है जैसे जमशेदपुर है, ठीक है, टाटानगर, उसको कनेक्ट किया, उस तरह से रोड आए वो नेशनल हाईवेज आ गए, ठीक है। फिर स्टेट हाईवे की बात करें तो स्टेट हाईवे यानी स्टेट के अंदर किसी भी राज्य के अंतर्गत, तो राज्य के अंदर तो क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट होंगे, तो वो डिस्ट्रिक्ट एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को कनेक्ट कर रहे हैं या फिर नेशनल जो हाईवे हैं उनको उस स्टेट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो अपने क्या हो गए अल्टीमेटली स्टेट हाईवे। अब अपन बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रोड, यानी कि अब ये डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आ गए, यानी विद इन किसी सिटीज़ के अंतर्गत, जैसे एक पर्टिकुलर किसी डिस्ट्रिक्ट को उठा लो आप, ठीक है, गया को उठा लो, पटना को उठा लो, पटना के अंतर्गत जो रोड्स हैं वो क्या कहलाएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाएंगे, जो एक तहसील से दूसरी तहसील को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो मेरे क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर प्रोवाइड विद इन द सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर प्रोवाइडेड विद इन सिटीज़, district roads are provided within the cities, जो किसी पर्टिकुलर एक सिटीज़ के अंतर्गत की बात कर रहे हैं, ठीक है, विद इन द सिटीज़ एंड कनेक्ट द मार्केट्स and production places to state and national highways ठीक है। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट के जो रोड हैं वो क्या करते हैं,
विद इन सिटीज़ होते हैं और ये कनेक्ट करते हैं मार्केट को, जैसे कि कोई बाज़ार है या फिर कोई मंडी है, ठीक है, सब्जी मंडी, अनाज मंडी है या फिर कोई इंडस्ट्री है। तो बेसिकली अब इस इंडस्ट्री से सामान अपन को लेके जाना है, ठीक। तो एक तो क्या है, प्रोडक्शन से मार्केट को कनेक्ट करेंगे। दूसरा कि भाई पर्टिकुलर ऐसा तो है नहीं कि नेशनल हाईवे है वो हर डिस्ट्रिक्ट से निकल के जाएगा, वो पर्टिकुलर किसी डिस्टेंस से जा रहा होगा, तो उस डिस्टेंस से यानी कि उस नेशनल हाईवे को भी कनेक्ट करेगा किससे, उन छोटे छोटे सिटीज़ से, ठीक है। तो वो रोड हमें क्या होंगे, डिस्ट्रिक्ट्स रोड कहलाएंगे, ठीक है, जो कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से कनेक्टेड रहेंगे। भाई सीधी सी बात है, मान लिया कि एक रोड जा रहा है एक कंट्री से, एक कैपिटल से, मान लेते हैं एक कैपिटल से दूसरी कैपिटल को जा रहा है, तो बीच में वो कहीं ना कहीं होकर जा रहा होगा, तो उस रोड के आसपास के अंतर्गत मान लिया 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के बाद में छोटे छोटे टाउन्स भी होंगे, तो टाउन भी तो उस नेशनल हाईवे से कनेक्ट रहते हैं, तो वो वाले जो रोड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको भी अपन ने दो तरह से क्लासीफाई किया था, 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड्स आर नेम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट रोड, कौन कौन से भाई, एक तो अपना क्या था मेजर, एक तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, और दूसरा क्या था भाई, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है, ये दो ही थे, ठीक है। तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या करेंगे, जो भी अपने हेडक्वार्टर्स हैं, अपने आसपास के नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स के जो हेड क्वार्टर हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, या फिर पर्टिकुलर एरिया को, यानी कि 2 बड़े बड़े तहसील्स हैं, ठीक है, या फिर अपन कह सकते हैं इनको सबऑर्डिनेट डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं कई बार, ठीक है, तो उनको कनेक्ट करते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। और इसके अलावा जितने भी रोड्स अपने होते हैं डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो क्या कहलाते हैं, माइनर रोड्स कहलाते हैं, जिस पर्टिकुलर रीजन के अंतर्गत जो पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक ही लाइन लिख लो चाहो तो, मेजर रोड या फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्ट हेडक्वार्टर्स ऑफ द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स connect the neighboring district with the main part of the area, main part of the area, ठीक है। जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उनको कनेक्टिविटी बना के रखेगा। वहीं अपन एक माइनर की बात करें तो उस एरिया के अंतर्गत जो भी रोड रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाएंगे, ठीक है। इसको माइनर लिख लो या फिर अदर लिख लो, ठीक है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड या फिर माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड बोल सकते हो, ठीक। तो ये क्या होगा, वाइल माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड्स are laid within the region, और उस रीजन के अंतर्गत या फिर उस पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत जो रोड रहेंगे डिस्ट्रिक्ट्स के अंतर्गत वो अपने क्या कहलाएंगे, माइनर डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाएंगे, ठीक है। अब एक और बच गया अपना कौन सा, विलेज रोड, ठीक है। तो विलेज रोड तो आप जानते हैं जो गांव के पाए जाते हैं, रूरल एरियाज़ के अंतर्गत जो पाए जाते हैं उनको अपन क्या कह देते हैं भाई, विलेज रोड्स कह देते हैं। क्लियर है, ठीक। तो अभी अपन बात कर लेते हैं विलेज रोड। विलेज रोड्स, ठीक है। तो विलेज रोड क्या होंगे, जो कि नियर बाई विलेजेस को कनेक्ट करते हैं या फिर किसी एक विलेज को दूसरे टाउन के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर टाउन के अंदर किसी डिस्ट्रिक्ट रोड्स के आसपास में पाए जाएंगे। अब इनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो यूजुअली लो क्वालिटी के रोड्स होते हैं, जो कि क्योंकि अब गांव के अंदर भाई इतना ट्रैफिक तो होता नहीं, ऐसा तो है नहीं कि हर गांव से लेकर डेली इतना ट्रैफिक चल रहा है,
कोई 2-4 लोग 10-20-50 लोग गाँव से शहर जाते हैं बस, तो उसके अकॉर्डिंग, उसी ट्रैफिक के अकॉर्डिंग ये रोड बना दिए जाते हैं, ठीक है। तो विलेज रोड्स आर कनेक्ट, विलेज रोड्स आर कनेक्ट, विलेज रोड्स आर कनेक्ट द नियर बाई विलेजेस, द नियर बाई विलेजेस, यानी कि आसपास के एक तो गांव को कनेक्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। दे, और इसके अलावा अब गांव है उसको टाउन से भी तो कनेक्ट करना है। दे लीड ए नियर बाई टाउन और डिस्ट्रिक्ट रोड, दे लीड टू ए नियर बाय टाउन और डिस्ट्रिक्ट रोड, या तो किसी टाउन से कनेक्ट रहेंगे या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट रोड में जाके मिल जाएंगे। अब जनरली क्या होता है, यूजुअली अपन बात करते हैं तो इनका जो क्वालिटी होता है वो लो होता है, क्योंकि ट्रैफिक कम होता है भाई, ज़्यादा पैसा लगाने से मतलब भी क्या है। तो यूजुअली लो क्वालिटी रोड्स आर प्रोवाइडेड, यूजुअली लो क्वालिटी roads are provided, low quality roads are provided as village road because रीज़न क्या है इसका, क्योंकि इतना ट्रैफिक नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ लो ट्रैफिक लो रहता है, इस वजह से अपन इसको ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड्स, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो ये यहाँ तक लिख लिया होगा आप सबने। तो अब अपना जो टॉपिक है नेक्स्ट, वो है सिलेक्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग द रोड अलाइनमेंट। समझते हैं है क्या भाई। ये कह रहा है कि यदि आपको किसी एक सिटी से लेके दूसरे सिटी के लिए रोड बनाना है, ठीक है, तो उस रोड का अलाइनमेंट क्या होगा। अलाइनमेंट का मतलब समझते हैं आप, कहाँ होके निकलेगा, अल्टीमेटली उसका रास्ता क्या रहेगा, कहाँ कहाँ होके वो हाईवे या स्टेट हाईवे जो भी रोड है वो निकलेगा, तो उसका अलाइनमेंट अपन को फिक्स करना है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, किसी भी रोड का रूट है भाई, किस रूट से आप इसको निकाल के चलोगे, ठीक है। क्या क्या चीज़ हैं, कहाँ पे अब इसके अंदर कर्व प्रोवाइड करोगे, कितना इसके अंदर स्लोप प्रोवाइड करना पड़ेगा, कहाँ पे इसकी डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है, किसका, रोड अलाइनमेंट का। एक तो अपन को पहले तो भाई अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसे घुमा के ले जाओ, ऐसे घुमा के ले जाओ, ऐसे घुमा के ले जाओ, एक जगह से दूसरी जगह जाना अल्टीमेटली, ठीक है। तो अब उसके अंदर कौन कौन से, एक तो पहले तो कौन सा रूट आपको सेलेक्ट करना है, और दूसरा ये है कि उस रूट को सेलेक्ट करने के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनसे प्रभाव पड़ेगा उस अलाइनमेंट के ऊपर। मान लिया कि अभी आप एक सीधा रोड लेके जा रहे थे भाई, मान लेता हूँ मैं, एक ये प्लेस है मेरा ये वाला, ठीक है, और एक प्लेस मेरा ये वाला है। इन दोनों प्लेसेस को मेरे को कनेक्ट करना है, ठीक। अब जैसे मान लिया कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई एक ऊंची पहाड़ी हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कोई एक पॉन्ड हो, ठीक, हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऐसा मेजर माइनिंग की लाइंस जा रही हो, ठीक है, यहाँ पे माइनिंग हो रही हो। अब मेरे को कनेक्ट करना है भाई, सीधी सी बात है, मैं ऐसे कनेक्ट कर सकता था, ऐसे कनेक्ट कर सकता था, ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि 1 2 3 और 4 ऑप्शन मेरे पास मिल गए, ठीक है। तो अब इन चारों में से सबसे बेहतर कौन सा होगा, पता लग रहा है कि मेरे को यहाँ पे इस माइनिंग में से निकालना पड़ रहा है, इस रोड को यहाँ से इस पूरे पहाड़ को, यानी पूरे जो हिल है उसको काट के जाना पड़ रहा है, तो इसमें भी तो कॉस्टिंग आएगी ना मेरी, ठीक है। तो इसके बजाय मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा भाई, मैंने यहाँ पे पता लगे कोई एक रिवर जा रही थी तो यहाँ पे मेरे को ब्रिज बनाना पड़ रहा है, ठीक है। ये कोई फॉरेस्ट्री एरिया आ गया, डेंजरस एरिया है, या फिर अपन कह सकते हो साइलेंट जोन आ गया, तो इसको भी यदि अवॉइड करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरी जगह होके जा रहा हूँ। अब पता लग रहा है इसके अंदर इसके अंदर लेंथ तो बढ़ी रही है ना मेरी। अब इस लेंथ के कंपैरिजन में यदि मेरी कॉस्टिंग यहाँ पे कम आ रही है तो मैं ये ऑप्शन चुनूंगा, लेकिन पता लग रहा है कि मेरे को तो इसके अंदर जहाँ टनल बनानी पड़ रही है, टनल की कॉस्टिंग इतनी आ रही है कि इतने में तो आपका पूरा हाईवे बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। तो इस तरह से अपन को एक रूट को सेलेक्ट करना होता है कि कौन से रूट को आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर जाने के लिए, ठीक। तो वो पॉइंट अपना क्या क्या रहता है, सिलेक्शन ऑफ द रोड अलाइनमेंट, रोड के रूट को कैसे फिक्स करना है।
अब एक तो फिक्स कैसे करना है और दूसरा अपन को डिपेंड करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इसकी डिपेंडेंसी रहती है। ठीक, तो बेसिकली रोड अलाइनमेंट क्या है, एक रूट है रोड का जो कि अपन को किसी भी एक लैंडस्केप से निकलना है, जिसके अंदर उसके सारे कर्व्स, स्लोप और डायरेक्शन को भी मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो रोड अलाइनमेंट्स refers to the route that a road takes through the landscape यानी कोई भी एक ज़मीन का एरिया है उसमें से कैसे वो निकल के जाएगा उसके रूट को दिखाता है। साथ साथ में इसके अंदर क्या होते हैं, इंक्लूडिंग इट्स जो भी, यदि रोड के अंदर कोई कर्व आ रहा है, स्लोप आ रहा है, डायरेक्शन, इंक्लूडिंग इट्स कर्व्स, स्लोप एंड डायरेक्शन, ये सारा उस अलाइनमेंट के अंतर्गत शो किया जाता है। ठीक है, तो अब इसके ऐसे कौन कौन से की फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो फॉलोइंग आर द की फैक्टर्स that affect the road alignment selection, that affect the road alignment selection। अब उन फैक्टर्स की बात करेंगे जिनके ऊपर अपना रोड का जो अलाइनमेंट है वो डिपेंड करता है। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे इसके ऊपर फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, तो पहले तो मैं पॉइंट लिख देता हूँ, फिर इनको एक एक करके समझेंगे। पहला तो अपना हो गया टोपोग्राफी। क्या हो गया भाई, टोपोग्राफी फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट की बात अपन करते हैं जियोलॉजी। ठीक है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ मैं पॉइंट बता रहा हूँ। जियोलॉजी हो गया। तीसरा जो अपना पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट हो गया हाइड्रोलॉजी। ठीक है, फोर्थ वन हो गया अपना लैंड यूज। फिफ्थ वन हो जाएगा अपना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एंड सिक्स्थ वन इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, तो ये बेसिक से की एलिमेंट्स हैं जिनको ध्यान में रखते हुए अपन कोई भी रोड को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं टोपोग्राफी की, कि टोपोग्राफी क्या समस्या है। ठीक है, तो टोपोग्राफी नाम की एक समस्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, बेसिक जब मैं बात करता हूँ टोपोग्राफी की, तो टोपोग्राफी क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। और टोपोग्राफी के अंतर्गत अपन देखते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया का अपन ने मैप देखना है। क्या देखना है भाई, एक पर्टिकुलर एरिया का अपन को एक मैप देखना है। उस मैप के थ्रू अपन क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अब पता लग रहा है कि आप किसी एक रोड से जा रहे हो और उसके बीच के अंतर्गत बहुत ज़्यादा जो अपना लैंड है वो क्या है, ऊबड़ खाबड़ है। क्या है भाई, ऊबड़ खाबड़ है। तो वहाँ पे कहीं तो आपको मिट्टी को बहुत ज़्यादा कट करना पड़ रहा है। भाई सीधी सी बात है, अपन तो रोड सीधा लेके जाएंगे ना, ऐसा तो नहीं है ना ऐसे रोड को ऐसे घुमाएंगे। सांप थोड़ी बनाना है अपने को, रोड बनाना है ना। तो क्या करेंगे, कहीं से ऐसा लग रहा है कि अपन को मिट्टी बहुत ज़्यादा काटनी पड़ रही है या फिर कहीं पे मिट्टी बहुत ज़्यादा फिल करनी पड़ रही है, तो ऐसे केस को भी अपन को देखना पड़ेगा। फिर ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए, ड्राइविंग कंडीशंस भी अपनी क्या रहें, एक कंफर्ट वाली रहें। ठीक, कोई बीच में अपन पता बार बार में कोई पहाड़ आ गए, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, फिर नीचे आ रहे हैं, फिर कोई खाई आ गई, फिर ऊपर आ गए, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए ना। तो अपन चाहते हैं कि कंटूर के थ्रू हो, यानी कि सेम लेवल की अपन बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे कभी भी पहाड़ के ऊपर अपन चढ़ते, अपन क्या करते हैं, उसके ऐसे ऐसे घूमते घूमते चलते हैं ना, जिससे कि अपनी कंफर्ट कंडीशन, ऐसा थोड़ी सीधे ऊपर चढ़ के नीचे आ जाए। तो बेसिकली उसको देखा जाता है कंटूरिंग के अकॉर्डिंग, कि भाई उसके जो सेम लेवल्स वाले जो एरिया हैं उनको कनेक्ट करके वहाँ से निकल जाए। ठीक है, जिससे कि अपनी अर्थ वर्क है वो भी मिनिमम
मिनिमम रहे और कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी क्या रहे, मिनिमम रहे, और ड्राइविंग कंडीशन भी कैसी रहे, कंफर्टेबल रहे। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स अपन को याद रखने हैं। अब टोपोग्राफी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। किसी भी पर्टिकुलर एरिया की टोपोग्राफी की बात करें तो वहाँ कहाँ रिवर है, कहाँ हिल है, ठीक है, कहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट एरिया है, तो इन सब की जानकारी अपन को टोपोग्राफी से मिल जाती है। तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो टोपोग्राफी है किसी पर्टिकुलर एरिया का रोड अलाइनमेंट को सिलेक्ट करते वक्त। ठीक, तो इसको चाहो तो आप लिख लो, द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, द टोपोग्राफी of the area is most important, या फिर अपन कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ द एरिया, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर in selection of alignment, ठीक, यानी कि एक तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके अंदर क्या फॉलो किया जाता है कि ज़्यादातर जो भी रोड हो वो फॉलो करे कंटूर को। कंटूर मतलब होता है सेम लेवल को, यानी सेम एलिवेशन वाला जो एरिया है वहाँ से आप इसको निकाल के चलें। ठीक है, द रोड मस्ट follow the contours of the land, यानी कि जो रोड है वो कंटूर को फॉलो करे। कंटूर का मतलब क्या हो गया, सेम एलिवेशन वाले पॉइंट से निकल के जाए। क्यों? जिससे कि अपना जो अर्थ वर्क है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, वो क्या रहे, कम रहे। ठीक है, फॉलो द कंटूर्स ऑफ द लैंड टू मिनिमाइज द earthwork and construction cost, जिससे कि अपना अर्थवर्क यानी कटिंग और फिलिंग का भी कम करना पड़े और कॉस्ट भी क्या हो जाए भाई, सीधी सी बात है, ज़्यादा कटिंग फिलिंग करनी पड़ रही है तो पैसा भी ज़्यादा लगेगा, तो वो अपने आप ही कम हो जाएगी अपनी जो कॉस्ट है। इसके साथ साथ अपन को ये भी ध्यान में रखना है, जब भी ड्राइविंग कंडीशन वो क्या हो, कंफर्टेबल हो। ठीक है, ज़्यादा ऊपर से नीचे ऐसे चक्कर, गोल चक्कर टाइप के नहीं हो जिससे ड्राइविंग में दिक्कत आए। ठीक है, तो एज वेल एज एंश्योर, आपको ये भी एंश्योर करके चलना है। ठीक है, एज वेल एज टू एंश्योर सेफ एंड कंफर्टेबल ड्राइविंग कंडीशंस, जिससे कि अपनी ड्राइविंग कंडीशंस भी कैसी रहें, कंफर्टेबल बने और सेफली आप व्हीकल को ड्राइव कर सको। तो ये तो अपना क्या हो गया, एक फैक्टर हो गया टोपोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं जियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना फैक्टर है वो क्या है, जियोलॉजी है भाई। अब बात करते हैं जियोलॉजी क्या होता है। देखो बेसिकली जियोलॉजी एक तरह से क्या है, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग ही है, जिसके अंदर अपन जो स्टडी करते हैं वो बेसिकली रॉक्स के बारे में करते हैं। किसके बारे में करते हैं भाई, रॉक्स के बारे में अपन क्या करते हैं, स्टडी करते हैं कि भाई सॉइल कैसी है, रॉक्स कैसी है, वहाँ पे कोई जियोलॉजिकल फीचर ऐसा तो नहीं है। ठीक है, कहीं पे सॉफ्ट सॉइल आ जाए तो वहाँ पे रोड ही धंस जाए। ठीक है, तो अब यदि ऐसी सॉफ्ट सॉइल है तो उसको अपन क्या करना पड़ता है, उसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करना पड़ता है, यानी कि उसकी क्वालिटी को बढ़ाना पड़ता है। तो अपन क्या करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, यानी एस्टेबलाइजेशन उस रोड का करना पड़ेगा, मिट्टी का, तो उससे क्या होगी, मेरी कॉस्टिंग और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हो सकता है तो अपन इस तरह को रिमूव भी कर दिया जाए। ठीक है, कहीं बहुत ज़्यादा क्या है, रॉकी एरिया आ जाए, यानी कि पहाड़ी एरिया आ जाए, फिर अपन को क्या करनी पड़ेगी, वहाँ पर उसकी कटिंग करानी पड़ेगी, ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी, तो उससे भी कॉस्ट अपनी बढ़ जाती है। तो अपन एक ऐसा रूट चूज करेंगे जिसके अंदर ना तो अपन को वो ज़्यादा सॉफ्ट सॉइल की समस्या है, ना ही ज़्यादा रॉकी एरिया से अपन को निकलना पड़े। तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र की जियोलॉजी भी डिपेंड करती है उस रोड सिलेक्शन के अलाइनमेंट को। ठीक है, तो जियोलॉजी क्या है, जो भी जियोलॉजिकल फीचर्स आएंगे, फीचर्स में क्या आएगी, सॉइल, रॉक और अदर जियोलॉजिकल
जियोलॉजिकल फीचर। अब कहीं पे क्या होता है, फोल्ड और फोल्ड्स भी होते हैं, यानी अंदर सरफेस के अंदर क्या होती है, जो रॉक्स में कटी फटी होती है, उससे कहीं में क्या होता है लैंड स्लाइडिंग के चांसेस भी रहते हैं। तो अपन ऐसे क्षेत्र को तो अवॉइड करेंगे ना जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक जियोलॉजी भी क्या है, एक मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाती है अपने किसी भी रोड के अलाइनमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब चाहो तो लिख लो, द टाइप ऑफ रॉयल, द टाइप ऑफ सॉइल, द टाइप ऑफ सॉइल कॉमा रॉक, ठीक है, एंड अदर जियोलॉजिकल फीचर्स, द टाइप्स ऑफ सॉइल, रॉक्स एंड अदर जियोलॉजिकल फीचर्स, जियोलॉजिकल फीचर्स। अब क्या क्या हो सकते हैं भाई जियोलॉजिकल फीचर्स की बात करें, ठीक है। तो जियोलॉजिकल फीचर्स के अंदर फोल्ड्स हो सकता है, फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। कैन इम्पैक्ट द सिलेक्शन ऑफ रोड अलाइनमेंट, इम्पैक्ट द सिलेक्शन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ रोड्स, सिलेक्शन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द रोड्स। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, जैसे अपन बात कर लेते हैं सॉफ्ट सॉइल की या फिर अनस्टेबल सॉइल की बात करें, तो वहाँ पे एडिशनल स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो एरिया विद स्टैंड्स, या फिर अपन कह सकते हैं एरिया विद अनस्टेबल लिख लो, ठीक है। एरिया विद अनस्टेबल एंड सॉफ्ट रॉक, अनस्टेबल एंड सॉफ्ट सॉइल requires required additional stabilization measures भाई यदि ऐसी सॉइल है अनस्टेबल और सॉफ्ट तो उसको एस्टेबलाइज आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और रॉकी एरिया के अंदर क्या होगा, इसी के अंदर आगे कॉमा लगा के लिख लो, ठीक है। एंड रॉकी एरियाज मतलब पहाड़ी एरिया, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉक्स हैं, ठीक है। रॉकी एरियाज may require more blasting and excavation। एक तो भाई ज़्यादा ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी और एक अपन को ज़्यादा खुदाई करनी पड़ेगी, एक्सकेवेशन, ठीक। तो इन फैक्टर्स को भी याद में रख के अपन आगे काम करेंगे, ठीक है। तो ये अपना जियोलॉजी हो गया। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो अपना आएगा हाइड्रोलॉजी। देखो बेसिकली जो हाइड्रोलॉजी है वो कनेक्ट होता है जितने भी वाटर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज, वाटर बॉडीज़ जो हैं। अब वाटर बॉडीज़ के अंदर क्या आएगा, कोई रिवर हो सकता है, कोई लेक हो सकता है, कोई कैनाल हो सकता है। तो वो सारे फैक्टर्स को भी अपन को ध्यान में रखना है। भाई बीच के अंदर कोई रिवर आ गई तो वहाँ पे अपन को क्या बनाना पड़ेगा, कलवर्ट या फिर रिवर के ऊपर ब्रिज बनाना पड़ेगा, तो ब्रिज की भी कॉस्टिंग आएगी, ठीक है। तो उसको भी अपन को याद में रख के चलना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना है हाइड्रोलॉजी, ठीक है। तो बेसिकली हाइड्रोलॉजी किससे मतलब करता है, मतलब रिलेटेड है वाटर के कोर्स से, ठीक है। तो वाटर कोर्स आ गया या फिर कहीं पे दलदली एरिया आ गया, जिसको हम वेटलैंड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये भी अकाउंट में होते हैं जब भी अपन सेलेक्टिंग ऑफ द रोड करते हैं, ठीक है। तो अपन चाहते हैं कि रोड की जो डिज़ाइन है उससे इन फैक्टर्स के ऊपर क्या हो, मिनिमम इम्पैक्ट पड़े, ठीक है, जिससे कि अपन को ब्रिजिंग केयर, कन्वर्टिंग ऑफ द स्ट्रीम एंड अवॉइड वेटलैंड एरिया। सीधी सी बात है, यदि कहीं रिवर आ रही है तो वहाँ पे आपको ब्रिज बनाना पड़ेगा या कन्वर्ट बनाना पड़ेगा। भाई ब्रिज होता है बड़ा, इस पर कन्वर्ट होता है थोड़ा छोटा। यदि छोटी रिवर है, नाला आ रहा है तो उसके ऊपर कन्वर्ट बना देंगे, और बड़ी रिवर आ रही है तो वहाँ पे अपन को ब्रिज बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी अपना वेटलैंड एरिया है तो उसको तो अपन क्या करते हैं, दलदली एरिया को क्या कर देते हैं, अपन अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। तो इन फीचर्स का क्या है, मिनिमम रोल हो ऐसा ही रोड अपन चूज करके चलेंगे। तो बेसिकली हाइड्रोलॉजी के अंदर क्या है, वाटर कोर्स और वेटलैंड्स, वाटर कोर्स,
ठीक है। वाटर कोर्स का मतलब ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। रिवर हो गया, लेक हो गया, ठीक है, कैनाल हो गया, स्ट्रीम हो गया, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे। वाटर कोर्सेज एंड वेटलैंड्स। वेटलैंड्स का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है, आर्द्रता वाले क्षेत्र जो होते हैं, ज़्यादातर मड़ी एरिया वाले जो होते हैं, ठीक है। वेटलैंड्स एंड अदर वाटर फीचर्स, अदर वाटर फीचर्स must be taken into account, must be taken in account when select a road alignment, यानी ये फैक्टर भी हैं जिनको अपन को याद में रखना होता है जब भी अपन कोई भी एक रोड अलाइनमेंट अपन करते हैं तो, ठीक है। तो अब रोड को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, द रोड में बी डिज़ाइन, ठीक, द रोड शुड बी डिज़ाइन to minimize the impact of these features, ठीक है। तो इन फैक्टर्स का क्या है, जो अफेक्ट है वो ना हो या फिर बहुत कम हो, जैसे कि सच एज बाई ब्रिजिंग, यानी कि आपको ब्रिज बनाने पड़ेंगे, और कलवर्टिंग स्ट्रीम्स, ठीक है। तो इस केस में इसलिए अपन क्या करते हैं, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और वेटलैंड को भी क्या करना चाहिए अपन को, अवॉइड करना चाहिए। एंड अवॉइडिंग वेटलैंड एरियाज, जो भी ऐसे एरिया हैं वेटलैंड वाले, दलदली जो एरिया हैं, उनको क्या करना होता है, अपन को अवॉइड करना होता है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना आ जाएगा लैंड यूज़। क्या आ जाएगा भाई, लैंड यूज़, ठीक है। तो जो भी सराउंडिंग है, जो भी पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ के जो भी डेवलपमेंट पैटर्न अपन को करना होता है, तो रोड के अलाइनमेंट को भी उसी तरह से देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सिटी है, तो उस सिटी के पास से अपन उसको निकाल के चले जाते हैं, जिससे कि उस पर्टिकुलर एरिया का क्या हो जाए, डेवलपमेंट भी हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने फ्यूचर डेवलपमेंट को अकोमोडेट करते हुए भी देखा जाता है। या फिर कोई स्टेट हाईवे को बहुत ज़्यादा सिटी के अंदर से नहीं निकाला जाता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर सिटी का भी तो डेवलपमेंट होना है, तो उसको थोड़ा सा इस तरह से किया जाएगा कि बाद में फिर अपन को ये जो रिंग रोड्स वगैरह हैं इनकी ज़रूरत ना पड़े, तो हल्का सा इतनी डिस्टेंस से निकाल दिया जाता है। जो बड़े हाईवेज होते हैं, एक्सप्रेस वे वगैरह होते हैं, उनको पर्टिकुलरली डिस्टेंस के दूर से निकाला जाता है, जिससे कि पर्टिकुलर सिटी के अंतर्गत से कोई भी इंसर्ट ना करे, जिससे कि आगे फ्यूचर में आने वाली समस्याएं ना हो। तो इस तरह का भी यूज किया जाता है। तो द सराउंडिंग लैंड यूज and the development patterns can be influenced, and the surrounding land use and the developing pattern can influence the road alignment, यानी जो भी डेवलपिंग पैटर्न है वो भी इसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो जब भी जो रोड है उसको डिज़ाइन किया जाता है, तो वो किया जाता है कि जो पहले एकोमोडेटेड जो एग्जिस्ट कर रहा है लैंड यूज या फिर फ्यूचर की डेवलपमेंट है, उसको ध्यान में रख के डिज़ाइन किया जाता है। द रोड मस्ट बी डिज़ाइंड
to accommodate to must be, अरे यार क्या था, the road must be designed to accommodate existing existing land use and future development, development. डबल एम ओ कर देना, ठीक है, ACCOMMODET, ठीक है। द रोड मस्ट बी डिज़ाइन टू एकोमोडेट एग्जिस्टिंग लैंड यूज एंड फ्यूचर डेवलपमेंट, इनको भी याद में रखना है। बाकी अब दो फैक्टर और बच्चे अपने, कौन कौन से, एक तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के अंतर्गत क्या आएगा भाई, अपनी जो भी वाइल्ड लाइफ वगैरह है, ठीक है, जो भी अपने रिजर्व उद्यान वगैरह होते हैं, तो उनको भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है अपन को, वो भी फैक्टर्स अपन को याद रखने हैं। और क्या याद रखना है भाई, इसके अलावा जो भी पीपल्स यहाँ पे जो रह रहे हैं उनको भी ज़्यादा अफेक्ट ना करें चीज़ें, जो अपने रोड्स हैं उनकी वजह से उनका माइग्रेशन वगैरह का प्रॉब्लम ना रहे। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स के अंदर क्या आएंगे, रोड को ऐसे तरह से किया जाता है कि जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं या वाइल्ड लाइफ है या फिर प्लांट कम्युनिटी है उसको ज़्यादा अफेक्ट ना करे, ठीक है। द रोड अलाइनमेंट मस्ट मिनिमाइजिंग या फिर मिनिमाइज ही कर सकते हैं, मस्ट मिनिमाइज डिस्टर्बेंस टू नेचुरल हैबिटेंट्स, यानी कि जो पहले से हैबिटेंट रह रहे हैं नेचुरल, ठीक है, प्राकृतिक जो हैबिटेंट्स हैं या हैबिटेट्स हैं, नेचुरल हैबिटेट्स, या फिर वाइल्ड लाइफ है कोई भी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ मतलब जो भी जंगली जानवर वगैरह हैं उसको भी ज़्यादा अफेक्ट ना करे। पता लगेगा आपने कोई एक रिजर्व एरिया था उसके बीच में से हाईवे निकाल दिया है ना, तो उसके बीच में से क्या है, बहुत सारी दिक्कतें आ जाएंगी। एंड प्लांट कम्युनिटीज़, या फिर आपके डेवलपमेंट के चक्कर में बहुत सारे फॉरेस्ट्री एरिया को ख़त्म करना पड़ रहा है, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। अब लास्ट जो फैक्टर है, सबसे अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट, वो क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर्स। पैसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भैया, ठीक है। तो जो भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट है, पोटेंशियल बेनिफिट्स है, सब ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो जो भी अपना अलाइनमेंट हो वो अपना क्या होना चाहिए भाई, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, इफ़िशिएंट ट्रांसपोर्टेशन रूट होना चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिक फैक्टर सच एज कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, हो सकती है अपनी, मेंटेनेंस हो सकता है, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट, सच एज मेंटेनेंस कॉस्ट। इसके अलावा जो भी पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं एंड पोटेंशियल बेनिफिट्स मस्ट बी कंसीडर्ड, in road alignment,
ये सारे फैक्टर्स को अपन में ध्यान में रखना है। और जो रोड होगा वो कैसा होना चाहिए अपना, कैसा होना चाहिए भाई, दो रोड कॉस्ट इफेक्टिव। द रोड मस्ट बी, द रोड मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव, मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब क्या होना चाहिए, जितना पॉसिबल हो सके कम कॉस्ट का हो, जबकि ऐसा नहीं है कि कॉस्ट के चक्कर में और फैक्टर्स को आप भूल जाओ, ठीक है। तो वाइल आल्सो प्रोवाइडिंग ए सेफ एंड efficient ट्रांसपोर्टेशन रूट, while also providing a safe and efficient transportation route, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स आपको याद रखने हैं जब भी आप किसी भी एक रोड का अलाइनमेंट डिसाइड करते हो, ठीक है। तो ये था आज अपने दो टॉपिक अपन डिस्कस किए। एक तो अपना पहला था क्या, क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, और सेकंड था अपना सिलेक्शन ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द रोड अलाइनमेंट, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत। थैंक यू वेरी मच।